अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज प्रोग्राम में बहुत कुछ है। शुरुआत करते हैं कौमी खेल हॉकी से और नेशंस कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल नहीं जीत पाए, न्यूजीलैंड ने हमसे बहुत बेहतर खेल पेश किया, लेकिन जिस सर्कमस्टेंस में हमारी टीम खेलती है इसको लेकर हम हॉकी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस वक्त हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अम्माद भट्ट, पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान, वो लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अम्माद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू नजीब भाई। अम्माद, आपसे खुद जानना चाहूँगा कि ओवरऑल अगर आप मजमूई तौर पर अपनी टीम की परफॉर्मेंस को नेशन कप में देखें तो कैसा महसूस करते हैं? मैं सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद और आपको भी मुबारकबाद, आपने अपने शो में जो है वो मौका दिया बात करने का। जी, नेशंस कप की परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट मेरी टीम को, प्लेयर्स को, जिन्होंने ऑल आउट जाके परफॉर्म किया विदाउट फैसिलिटी, विदाउट किसी चीज़ के। मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट हमारे चीफ कोच ताहिर जमान साहब को भी जाता है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया टीम के ऊपर, टीम को इकट्ठा किया और एक बहुत अच्छी टीम बनाई है। फाइनल अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत सके क्योंकि बैक टू बैक मैं समझता हूँ कि 7 दिन में 5 मैचेस और उस वेदर में जाके खेलना जिसमें बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल थी। मैं समझता हूँ कि हमें उससे पहले प्रैक्टिस मैचेस भी नहीं मिले, जैसे कि बाकी टीमें 10-10 प्रैक्टिस मैचेस नेशन कप से पहले खेल के आई हैं। हमें सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच मिला कोरिया से, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं थी, बजट कम होने की वजह से सिर्फ एक मैच खेलना पड़ा। फिर भी मैं समझता हूँ कि लड़कों की एफर्ट, लड़कों का सेक्रीफाइस, जहाँ तक वो परफॉर्म कर सकते थे उन्होंने परफॉर्म किया। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी ये खुशी की बात है। बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ पॉजिटिव्स भी हमने इस इवेंट में देखा, स्पेशली पेनल्टी शूट आउट। पिछले साल ही हम चीन जापान से पेनल्टी शूट आउट्स में हारे हैं और यहाँ हमने उस चीज़ को काबू किया और पाकिस्तान बिल्कुल डिफरेंट नज़र आया इस बार। तो कैसे ये पॉसिबल हुआ? जी जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। 2 बार अजलान शाह पे लास्ट ईयर और उसके बाद एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पे मेरी टीम जो वो शूट आउट से हारी थी। उसके बाद से हमने शूट आउट की काफ़ी तैयारी की। मैं क्रेडिट देता हूँ ताहिर जमान साहब को कि उन्होंने बड़ा हमें इस पे काम करवाया। बेस्ट शूट आउट मैं समझता हूँ कि अनान शाहिद ने लगाया, राना वहीद ने बड़ा अच्छा शूट आउट पे गोल किया, अब्दुल रहमान हमारे पास बबन थे, उनका तो अनफॉर्चुनेटली कैरेट हो गया पर उन्होंने भी गोल किया। अफराज का शूट आउट बड़ा अच्छा रहा। मैं समझता हूँ कि ये पहले जो मेरी टीम पे ही जो समझ लेंगे ब्लेम लगाया जाता था कि लड़के शूट आउट पे आ जाते हैं, अब ये भी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी उसमें शामिल थी। लड़कों ने बड़ा अच्छा जो है वो एग्जीक्यूट किया शूट आउट पे भी। मैं समझता हूँ कि आने वाले जो नेक्स्ट टूर्नामेंट है फ्यूचर में, इनमें और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं अगर ऐसे ही ये लड़के मेहनत करते रहे तो। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल। न्यूजीलैंड ने बिल्कुल ही मौका नहीं दिया। जो मिडवे तक उनके 5 गोल हो गए थे हाफ टाइम तक, तो वो बड़ी अग्रेसिव हॉकी खेले। बाद में कोशिश की, लेकिन क्यों न्यूजीलैंड से बार बार फंसते हैं? मैं आपको बताता चलूं कि पहले जो पूल मैच हमने खेला उसमें हमारी 3-1 की लीड थी उनके हाँ साथ। बिल्कुल जी, बड़ा हमने अच्छा उनके साथ जो है वो मैच खेला, बड़ा एक अच्छा हमारा उनके साथ मुकाबला रहा। ये जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम है उनमें न्यूजीलैंड का भी शुमार होता है। न्यूजीलैंड हमें काफी एनालाइज करके आई थी। मैं समझता हूँ कि हमारे पास रिकवरी टाइम बहुत जो है ना वो शॉर्ट है हमारा। जैसे मैंने पहले आपको ऑलरेडी बताया कि 7 दिनों में 5 मैचेस खेलना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि हमने पहले कोई हाई पेस मैच नहीं खेला इस टूर्नामेंट से पहले। सो मैं समझता हूँ कि अगर हम कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेल के जाते इस टूर्नामेंट से पहले तो हमारे लिए जो न्यूजीलैंड का फाइनल था वो भी एक आसान फाइनल जो वो साबित होना था। न्यूजीलैंड ने काफी वर्क किया पूल मैच के बाद हमारे ऊपर। सो पहले हाफ में ही मैं समझता हूँ कि जो 5 गोल न्यूजीलैंड की तरफ से किए गए, कुछ प्लेयर्स की भी मिस्टेक है, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे ट्रेनिंग कैंप्स लगेंगे उनमें इम्प्रूव करने की कोशिश पूरी करेंगे। बाकी एक टीम ने हारना और जीतना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप लोगों को जिस सर्कमस्टांसेस में आप लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान के नाम के लिए, हमने यहाँ बैठ के सिर्फ उसी चीज़ को अप्रिशिएट किया है बार बार। और यही मेरा आपसे सवाल है, जब प्लेयर्स को आगे कुछ दिखता नहीं है, जॉब्स नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है, डेली अलाउंस नहीं मिल रहे, तो उनको मोटिवेट कैसे करते हैं आप? मैं ये बड़ा मुश्किल काम है कप्तान के लिए प्लेयर्स को मोटिवेट करना। जैसे आपने डेली अलाउंसेस की बात की, जॉब्स की बात की, तो मैं इस पे जरूर बात करना चाहूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से
कि लास्ट ईयर से जॉब्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैंने 2 बार रिक्वेस्ट किया और उन्होंने एग्री किया है। तो मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट क्यों उनकी बात को डिनाई कर रहे हैं, और अभी तक स्टिल डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम चल रही है। प्लेयर्स की सैलरीज की प्रॉब्लम है, उनके कैटर्स की प्रॉब्लम है, उनको जो है वो प्रमोशन नहीं मिल रही। तो लड़कों का सारा फोकस जो है वो अपनी फ्यूचर, अपने कैरियर को सिक्योर करने में लगा रहता है। मैं समझूं कि चीजें अगर जल्दी से जल्दी बेहतर की जाएं, प्लेयर्स को जो है वो वेलफेयर के उनकी वेलफेयर पे काम किया जाए, उनको थोड़ा सा उनका माइंड स्ट्रेस कम किया जाए, तो वो बहुत ज्यादा बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और वो मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ एक स्टेप दूर थे गोल्ड मेडल से। मेरे पास एक बड़ी अच्छी टीम इस वक्त मौजूद है। अगर यही हमारा एक स्क्वाड पूरा, इसके अलावा मेरे पास 10 से 15 प्लेयर और हैं, हमारा एक 40 का पूरा स्क्वाड है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम ट्रेनिंग कैंप्स हमारे लगते रहें, हमें फैसिलिटेट पूरा प्रॉपर किया जाए, गवर्नमेंट एक स्टेप फॉरवर्ड करे, स्पॉन्सर जैसे पीटीसीएल हमें लास्ट ईयर से कर रही है, और भी स्पॉन्सर्स आए, तो वक्त वाकई दूर नहीं है कि हम गोल्ड मेडल जीत के आ सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है। पर ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बड़ी बड़ी रकम दे दी भाई, इसका क्या क्या सोचा है, इसका क्या करेंगे? मैं अभी थोड़ी देर पहले मेरी डीजी साहब से मुलाकात हुई है, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। वो थोड़ा सा क्लैरिफाई करना था, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसमें। ये डेली अलाउंसेस नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स बोर्ड का रूल है। ये जो प्लेयर्स को पॉकेट मनी देते हैं, उनका कुछ अपना एक सिस्टम है, उसमें वो अरशद नदीम है, उसमें वो कोई भी प्लेयर है, जैसे नू दस्तगीर हो गया, इनाम भट्ट हो गया, किसी और स्पोर्ट्स के भी प्लेयर है, वो सबके लिए रूल सेम है। वो एक छोटी सी लाइक आपको पॉकेट मनी देते हैं, जो आप पाकिस्तान में कैंप गुजारते हैं, सिर्फ वो आपको जेब खर्च के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरी थोड़ी सी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से मैंने उनसे आज माजरत भी की। तो वो उन्होंने आज पूरी यकीन दहानी कराई है कि जो हॉकी की हमने आज प्रो लीग के लिए भी माशाल्लाह क्वालिफाई पाकिस्तान कर गया, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो है वो उन्होंने विड्रॉ किया, उनको भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कौम के लिए और हॉकी लवर्स के लिए ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि पाकिस्तान प्रो लीग में अब जा रहा है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने वो जो बात की ना, वो पॉकेट मनी भी, खैर आप तो उसमें नहीं बोल पाएंगे, लेकिन पॉकेट मनी के लिए भी वो अमाउंट बहुत ही ज़्यादा छोटी और बहुत बड़े अफसोस की बात है। खैर एनी हाउ, जो आपने बात की प्रो लीग के हवाले से, तो नाज़रीन को यहाँ ये बता दें कि पाकिस्तान हॉकी के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि प्रो लीग में अब पाकिस्तान जा रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड अपने कुछ माली मसाइल की वजह से इस प्रो लीग में शिरकत नहीं कर रही। तो अम्माद, मुझे ये बताइएगा प्रो लीग से कितना फ़ायदा होगा? मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेरी टीम वर्ल्ड रैंकिंग में 13वें नंबर पर मौजूद है। अगर हम प्रो लीग में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें पार्टिसिपेशन के इतने पॉइंट मिलेंगे कि हम ऑलरेडी टॉप 10 में जो वो आ जाएंगे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड की जो प्रो लीग में 9 टीमें मौजूद हैं, वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं, जिनमें बेल्जियम है, हॉलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, जिसमें अर्जेंटीना है। ये वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स, और इनको कम्पीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम और काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी की ज़रूरत है। और मेरी रिक्वेस्ट है यही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि सर हॉकी की तरफ प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये टाइम है हमारे पास, हम चीज़ों को कैच कर सकते हैं अपने इस टीम के साथ। हम प्रो लीग में अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप और ओलंपिक का मेडल भी जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अम्माद, और एक बार फिर मुबारकबाद। अम्माद भट्ट पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान हमारे साथ थे, और इस वक्त जैसे कि उन्होंने बात की कि एक और शख्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, हेड कोच टीम के ताहिर जमान साहब, वो भी हमारे साथ हैं। उनकी तरफ बढ़ते हैं। ताहिर साहब, नेशन कप का फाइनल पाकिस्तान ने खेला, अब हम प्रो लीग के लिए जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात अभी अम्माद ने भी कहा कि हमें प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिलते, वो खेलने का मौका कम मिलता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा नजीब भाई ज़रूरी ये है कि जो प्रैक्टिस मैचेस हैं उनका एहतमाम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ट्रेनिंग कैंप्स करते रहते हैं, जो कुछ भी आप ट्रेनिंग कैंप्स में करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट टेक्निक और प्रैक्टिस को, उनका सही मानों में जो आपने रिज़ल्ट देखना कि कितनी इंप्रूवमेंट आई है, कि अंडर प्रेशर प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करेंगे, वो प्रैक्टिस मैचेस से होते हैं। जब तक एक कम्प्रीहेंसिव जो 3 से 4 साल का प्रोग्राम है, जिसमें ये सारे प्रैक्टिस साइड मैचेस इंक्लूड हों, वो भले आपको बाहर जाकर खेलने हैं या अपने मुल्क में खेलने हैं, और उसके लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल फाइनेंशियल प्रोग्राम की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा वो तब तक ये मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान प्लेयर्स में टैलेंट है, हम में पोटेंशियल है,
लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी लाने के लिए, जो ऊपर नीचे हो रही है, ये जो फ्लक्चुएशन आती है ना, इसमें कंसिस्टेंसी लाने के लिए ज़रूरी है कि इनको बेस्ट हाई परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस प्रोवाइड। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जब इवेंट के बीच में ये बातें चल रही होंगी ना कि अलाउंस नहीं मिल रहा खिलाड़ियों को, अभी अम्माद से भी यही बात हो रही थी कि ऐसे में मोटिवेट करना कितना मुश्किल है, उनका मोरल डाउन नहीं होता? बिल्कुल सही बात है। इसको अगर इस तनाज़ुर में ले लें कि देखें ना, बच्चे जो हैं, अगर हम उनको प्रोफेशनल लीग ऑफ़र कर दें अपने मुल्क में, ऐसी प्रोफेशनल लीग जिससे हर बच्चे को उसकी कैटेगरी या उसके प्लेइंग कॉम्पिटेंस लेवल की बेस के ऊपर 30, 40, 50 लाख सालाना मिलें, तो वो घर के जो उसके मसाइल हैं उनसे आज़ाद हो जाएगा, सारा उसका फोकस अपनी गेम पे आ जाएगा। अब अमाद बट वाली बात को ले लेते हैं हम। ये जो अलाउंसेस का इशू रहता है हमारा, अगर प्लेयर्स को जाने से पहले सारे वाजिबात मिले हों तो उसका फ्रेम ऑफ माइंड डिफरेंट होगा, अगर नहीं मिले होते तो उसका फ्रेम ऑफ माइंड डिफरेंट होता है। अगर हम उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दें तो ये भी उनकी वेलफेयर पे काम होगा। सो इन सब चीज़ों से अल्टीमेटली वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी गेम के ऊपर फोकस कर सकेंगे और उनको लगेगा कि वो उनकी वैल्यू है अपने मुल्क के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए, और हम लोग उनकी केयर करते हैं। जब तक हम उनको ये बताने में, ये जताने में प्रैक्टिकली कामयाब नहीं होंगे, उस वक्त तक हम उनसे बेस्ट रिजल्ट्स नहीं ले सकते। मैं जो समझता हूँ अमाद बट का जो कहने का मकसद है, या जो मैं भी एज ए कोच फील करता हूँ, वो यही है और इसी बात को वो एड्रेस। अच्छा, बात यही है कि हॉकी की बका के लिए हमें क्या इकदाम लेने चाहिए, बिकॉज ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चा हॉकी क्यों खेलेगा जब वो ये मसले मसाइल देखेगा? तो उनको इस तरफ लाने के लिए, उनमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए क्या करना होगा? लॉन्ग टर्म प्लान में भी करने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी जो इधर सोशल लाइफ है, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस है ना, उसमें मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, ज़रूरी नहीं है दूसरे लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करें, कि हम स्कूल्स में हॉकी 5 का कंपटीशन लेके आएँ। हम निचले लेवल पे क्लब्स में हॉकी 5 का कंपटीशन लेके आएँ और उसकी स्कूल लेवल की प्रोफेशनल लीग स्टार्ट करें। हमें अपनी उस लीग के इख्तिताम के ऊपर हर साल अपनी स्कूल की टीम बनानी चाहिए। उस स्कूल के बच्चों की टीम को हमें हर साल फॉरेन टूर पे नेशनल टीम बनाकर भेजना चाहिए। इससे क्या है, इससे रिवॉर्ड सिस्टम हम शुरू कर सकते हैं। हम पेरेंट्स के लिए, जो स्कूल जीतेंगे उनके लिए, उन सब के लिए रिवॉर्ड सिस्टम शुरू कर सकते हैं। रिवॉर्ड जो है वो ये भी हो सकता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ उम्रे के लिए जाए, बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ दुबई में 7 दिन के लिए जाए, स्कूल का टीचर जो हैं उनको भी रिवॉर्ड दिया जा सकता है। देखें, सारी बातें जो हैं इनके लिए फाइनेंस चाहिए। जब तक एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल फाइनेंशियल प्रोग्राम नहीं होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो यूथ को इनकरेज करना हो हॉकी खेलने के लिए, भले जो लोग सीनियर लेवल पे खेल रहे हैं हाई परफॉर्मेंस, उनको इंटैक्ट करना हो या एंगेज करना हो, इसके बगैर मुमकिन नहीं। ये बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं, और जैसे आपने कहा ना कि हमें कुछ मॉडर्न चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। कोचिंग हम वही रिवायती अंदाज की कर रहे हैं। माजरत के साथ हमारे जो कोचेस हैं, हमें लगता है कि हम लोग जो हैं जो कोचिंग कर रहे हैं शायद वही दुनिया की बेहतरीन कोचिंग है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। हमें कोचिंग एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। आजकल के जी जनरेशन जो है, जो आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में, जब उनको स्मार्टफोन के ऊपर, आईपैड के ऊपर 101 गेम जो बहुत ही इंटरटेनिंग हो खेलने को मिलती हों, तो वो ग्राउंड पे 10 चक्कर लगाने के लिए, बोरिंग काम करने के लिए, हर रोज़ एक तरह की ही प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जाएंगे। सो हमें इन चैलेंजेस को देखते हुए अपने ट्रेनिंग सेशंस को अट्रैक्टिव, एंजॉयबल और इंटरटेनिंग बनाना होगा कि बच्चे रोज़ इंतज़ार करें कि मैं ग्राउंड में जाऊंगा तो मैं वहाँ पे जाके मज़ा लूँगा ट्रेनिंग करने का, सीखने का भी। सो हमें कोचिंग एजुकेशन की तरफ भी आना चाहिए, कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम को भी लेकर चलना चाहिए। अब कहते हैं, लोग कहते हैं नहीं साइंटिफिक दौर आ गया, साइंटिफिक अप्रोच चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच क्या है? साइंटिफिक अप्रोच ये है कि बच्चों की जो डूज हैं आजकल के सोशल मीडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखें, उन डूज को इस्तेमाल करें आप, और अपनी गेम और कोचिंग के साथ उनको रिलेट करें। आप अपने ग्रुप्स बना लें व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, आप अपनी गेम्स और उनमें क्वेश्चंस या छोटे छोटे क्लिप्स निकाल के दे दें, उनसे कहें ABC बताएं कौन सा क्वेश्चन, कौन सा इसके ऊपर टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है वो अप्लाई करना है, उनको इधर एंगेज कर लें। हम लोग समझते हैं कि शायद ये सिर्फ बातें ही हैं, हम इतने सालों से करते आए, पहले तो हम जीतते थे, पहले तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन जनाब पहले का दौर और था, आज का दौर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर जमान साहब हमारे साथ थे, और देखा आइडियाज़ हैं, प्लान्स हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बट कोई इसकी
टेक केयर करने को तैयार तो हो, कोई जिम्मेदारी तो ले कि कौमी खेल हॉकी का बुरा हाल हो रहा है उसको बेहतर कैसे करना है। खैर, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और अब बात करेंगे क्रिकेट की, और पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश की डेट्स फाइनली सामने आ गई हैं। 20, 22 और 24 जुलाई को ये 3 T20 मैचेस की सीरीज़ बांग्लादेश में खेली जाएगी। इस पर बात करने के लिए आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, बड़े दिन से इंतज़ार था कि ये डेट्स अभी तक नहीं आई, पता तो सबको था, ऑफिशियल हो गई। जी हाँ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर ये डेट तय कर ली थी, लेकिन अनाउंसमेंट आज हुआ है। और हैरानकुन तौर पर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन ठीक है, अच्छी एक सीरीज होगी पाकिस्तान की। बांग्लादेश की टीम भी नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल है। डायरेक्ट क्वालिफिकेशन उनका हुआ था, वो सुपर 6 या सुपर 8 जो भी था टूर्नामेंट पिछले साल का, उसमें क्वालिफाई करके गए। पाकिस्तान रैंकिंग की बुनियाद पर बाद में क्वालिफाई करके गया है। तो अच्छी सीरीज होगी, लेकिन पाकिस्तान की असल सीरीज जो है बांग्लादेश के बाद वेस्ट इंडीज से होनी है, जो पूरी की पूरी T20 करने पर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज से दरख्वास्त की है कि 3 वनडे के बजाय 5 के 5 T20 ही होने चाहिए। शाहिद साहब, इस सीरीज के लिए यही कह रहे हैं कि आगे ऑब्वियसली हमने, क्योंकि यंगस्टर्स को यहाँ होम में भी ट्राई किया था, उन्हीं पे इन्हिसार किया जाएगा, लेकिन अगला चैलेंज जो है वो वेस्ट इंडीज में ही होगा। वेस्ट इंडीज की सीरीज बड़ी होगी, जाहिर है। वेस्ट इंडीज ने जिस तरह खेलती है वेस्ट इंडीज की टीम T20, उनके भी थोड़े से मसले मसाइल दरपेश हैं कि रोबमन पॉवेल को उन्होंने हटाकर शे होप को दोबारा कप्तान बना दिया था। वो इतनी अच्छी तरह जेल नहीं कर पा रहे टीम को। पॉवेल ने बड़ा अच्छा जेल किया हुआ था टीम को, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी वेस्ट इंडीज ने। तो वेस्ट इंडीज के अपने मसाइल हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम क्योंकि मैवरिक क्रिकेट खेलती है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है, तो वहाँ पे पाकिस्तान का रियल टेस्ट होगा। बिल्कुल सही। शायद साहब, जल्दी से बस एक और चीज़ बताइएगा कि जो ये बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, सोशल मीडिया पे बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो एशिया कप का जो पोस्टर बना है और उसका जो टीज़र चल रहा है उसमें पाकिस्तानी कप्तान नहीं है, इंडियन, बांग्लादेश, श्रीलंकन। तो ये भारत की जो नफरत है वो यहाँ भी नज़र आ रही है। देखिए, जो ब्रॉडकास्टर का बड़ा मीम सा एक एक्शन है कि उस पोस्टर में पाकिस्तान उसमें नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि ब्रॉडकास्टर ने इसी बुनियाद पर राइट्स लिए 2024 से 2031 के 8 साल के लिए 70% इंक्रीज पे लिए हैं। तो 70% इंक्रीज सिर्फ इसीलिए दिए ब्रॉडकास्टर ने कि पाकिस्तान की टीम उसमें शामिल होगी। अगर इस तरह पोस्टर से हटाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनन एक प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए सोनी से। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब जरूर एक प्रोटेस्ट करना चाहिए कि भाई आपने हमारे प्लेयर को पोस्टर में क्यों नहीं लिया, हमने आपको राइट दिए, तो आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंडिया से कोई भी चीज़ बरीद नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाशमी साहब हमारे साथ थे, इन दोनों इश्यूज़ पे बात कर रहे थे। पाकिस्तान, जिस तरह से हम खेलों की बात कर रहे हैं, हॉकी की बात हुई, एक और खेल है वॉलीबॉल जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन एक और फाइनल जिसमें हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहरीन ने 3-1 से कामयाबी हासिल की फाइनल में, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान पूरे इवेंट में अनबीटन रहा, दिफाई चैंपियन कतर को भी शिकस्त दी सेमीफाइनल में। इस वक्त हमारे साथ चौधरी याकूब साहब हैं, चेयरमैन पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन। याकूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। टीम बहुत अच्छा खेली, अनफॉर्चुनेट रहे कि फाइनल नहीं जीत पाए, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है कि हम वॉलीबॉल में भी बहुत आगे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले चंद सालों से पाकिस्तान, ये लास्ट ईयर भी हम फाइनलिस्ट थे और रनर अप थे इस टूर्नामेंट के जी। और लास्ट ईयर हम कतर से हारे थे। कतर जरा हायर रैंक टीम है, उसमें पूरी दुनिया के सिलेक्टेड प्लेयर्स है जिनको उन्होंने डोमिसाइल दे के तो कतर का नेशनल बनाया हुआ है और वो खेलते हैं कतर की तरफ से। तो वो 22nd है इन द वर्ल्ड, तो हम उनसे हारे थे। इस दफ़ा हमने सेमीफाइनल में कतर को हराया और फाइनल में पहुंचे, लेकिन पहला सेट जीतने के बाद बहरीन से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम हार गई। मैं समझता हूं कि ये एक मरला है जिसमें इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान ने लास्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अंडर 19 में क्वालिफाई कर लिया है जी, जो पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करके जा रही है। और अब हमारी कोशिश ये है कि हमारी सीनियर टीम भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के बाद
फिर ओलंपिक्स में जाए। अच्छा, ये बताइएगा चौधरी साहब कि टैलेंट का पूल बढ़ाने के लिए और टैलेंट आता रहे फ्रीक्वेंटली, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हम पूल बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चों को टैलेंट हंट करके निकालें। तो हम ये कर रहे हैं कि हम ये जो अंडर 19 जिसका मैंने जिक्र किया है, जिसने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, हमने इनको अंडर 16 से स्टार्ट किया था। अंडर 16 एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, सेंट्रल जोन में हिस्सा लिया। उसके बाद उस टीम के पास इतना मैच एक्सपोजर हो गया कि वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई एशिया में, और रिजल्टेंटली वो फिर क्वालिफाई कर गई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, अब हम अंडर 16 जो है उसको भी अभी जुलाई में थाईलैंड में खेलने के लिए जा रही है, और ये अंडर 19 जो है वो जाएगी उज़्बेकिस्तान में खेलने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ इसको इसी तरह से आप प्रमोट करते रहें और लेके आगे चलते रहें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।